So now we are going to learn about the last topic of the chapter, alternating current, and the last topic is about the transformer. आपने चैप्टर के बहुत स्टार्टिंग में ऐसा देखा था कि why do we prefer AC over DC, राइट? उसका एक मेजर रीजन था कि AC करंट को आप बहुत इजीली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर, राइट? सो दिस इज द मेजर रीजन दैट वी यूज AC करंट. कैसे AC को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे? तो AC को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करेंगे उसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मर. क्या कहेंगे उसे हम? ट्रांसफॉर्मर. लेट्स सी ट्रांसफॉर्मर. इट इज यूज्ड टू चेंज द AC वोल्टेज. Either it can increase the voltage or it can decrease the voltage. It works on the principle of mutual induction. We have learned about this mutual induction in chapter number 6. Right? So we have two coils. अगर एक coil का flux change होता है और अगर वो flux दूसरे के साथ link हुआ, right, तो दूसरे coil के अंदर आप EMF generate कर सकते हो. Right? That is the principle of mutual inductance. तो यहाँ पे भी we will have a soft iron core like this. We will have a core of soft iron, right? और दोनों तरफ बाइंडिंग किया जाता है. एक तरफ प्राइमरी बाइंडिंग है, इसे कहते हैं प्राइमरी बाइंडिंग, और दूसरी तरफ सेकेंडरी बाइंडिंग है, राइट? तो यहां पे हम अपना इनपुट AC सिग्नल अप्लाई करेंगे. इट इज ए इनपुट सिग्नल, राइट? अब जैसे यहां पे आप AC सिग्नल अप्लाई करोगे, AC सिग्नल कंटिन्यूसली वेरी होता है, राइट? मतलब इस कॉइल का जो फ्लक्स है वो वेरी होगा. आपने दोनों कॉइल को सॉफ्ट आयरन कोर से रिलेट किया है. किससे रिलेट किया बेटा? सॉफ्ट आयरन कोर से. दिस इज सॉफ्ट आयरन कोर, एंड वी नो दैट सॉफ्ट आयरन कोर हैज वेरी हाई परमिएबिलिटी. मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत इजीली इस कॉइल के साथ भी लिंक होने वाला है. इधर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो इस कॉइल के साथ भी लिंक होगा. अब यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो अल्टीमेटली इधर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. अगर यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ पे EMF जनरेट होगा, and that is your output voltage. कितना EMF यहाँ पे जनरेट होगा, that depends on the number of turn on both the coil, right? So यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलने वाला है ना, that is your output AC signal. Okay, now in practical applications दोनों वाइंडिंग एक ही सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर लगाए जाते हैं. ये सॉफ्ट आयरन कोर है और इसी कोर के ऊपर दोनों वाइंडिंग्स कर दिए जाते हैं. ये प्राइमरी वाइंडिंग और इसी कोर के ऊपर दूसरा वाइंडिंग भी किया जाता है. दे आर पर्टिकुलरली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर. आइसोलेटेड कोर्स होते हैं तो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे वो. ओके, और यहाँ पे आपको इनपुट सिग्नल लगा देना है, राइट? जैसे इनपुट सिग्नल लगाएंगे सेम थिंग विल हैपन. फ्लक्स विल लिंक, क्योंकि सिग्नल AC है तो फ्लक्स विल चेंज. अगर प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स चेंज हुआ तो डेफिनेटली सेकेंडरी कॉइल का भी फ्लक्स चेंज होगा, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड बाय सॉफ्ट आयरन कोर. और अगर सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज हुआ तो फैराडे क्या कहता है कि अगर फ्लक्स चेंज हुआ देन EMF विल बी जनरेटेड. तो सेकेंडरी कॉइल में आपको क्या मिल जाना है बेटा? आउटपुट वोल्टेज मिल जाना है. तो यहां पे आपको मिल जाएगा आउटपुट AC सिग्नल. क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? आउटपुट AC वोल्टेज. लेट्स सी इट. क्या लिखा है देखिए यहाँ पे, व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी द रिजल्टिंग करंट प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर आप यहाँ पे AC सिग्नल अप्लाई करोगे तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा. अल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा? यहाँ पे अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनाएगा. ये फ्लक्स क्या होगा? दिस फ्लक्स विल लिंक द सेकेंडरी कॉइल एंड इंड्यूस EMF इन सेकेंडरी कॉइल. तो प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स का चेंज है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक होगा और सेकेंडरी कॉइल के अंदर EMF प्रोड्यूस होगा. दिस इज अ सिंपल प्रिंसिपल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर. कैन यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल? एक तरफ प्राइमरी कॉइल, दूसरी तरफ सेकेंडरी कॉइल. प्राइमरी कॉइल के साथ AC सिग्नल अप्लाई किया है हमने. AC सिग्नल की वजह से करंट वेरी होगा प्राइमरी में, तो प्राइमरी का फ्लक्स वेरी होगा. अगर प्राइमरी का फ्लक्स वेरी होगा तो सेकेंडरी का फ्लक्स भी वेरी होगा, बिकॉज दोनों के बीच में क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर है. अगर सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स वेरी हुआ तो उसके अंदर EMF जनरेट होगा. तो कितना EMF जनरेट होगा? दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स. नाउ लेट्स सी द वैल्यू ऑफ दिस EMF डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल. ओके, सो लेट्स से फॉर प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी के अंदर जो EMF होगा, लेट्स राइट EP, दैट इज इक्वल टू -N into d∅dt, एंड दिस इज नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल. लेट्स राइट NP, प्राइमरी कॉइल, राइट? चलिए, सेकेंडरी कॉइल में जो EMF प्रोड्यूस होगा दैट इज ES, सेकेंडरी कॉइल, दैट इज इक्वल टू -N into
d5/dt, दैट इज सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स, ns लिख दो उसको। प्राइमरी कॉइल पे जो भी आपका ईएमएफ है दैट इज अप्लाइड वोल्टेज VI। प्राइमरी पे कितना है आपका अप्लाइड वोल्टेज है VI, और सेकेंडरी पे आपको जो भी मिलेगा दैट इज योर आउटपुट वोल्टेज VO। If I take ratio of these two, what will I get? On taking ratio of both of these, you will get EP by ES, primary by secondary equal to NP by NS. That is equal to VI by VO. So ratio of the output voltage to the input voltage is equal to number of turn in secondary by number of turn in primary. तो मान लो अगर यहाँ पे आपको वोल्टेज कम करना है तो आप नंबर ऑफ टर्न कम कर दो यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न कम कर दोगे तो यहाँ पे वोल्टेज अपने आप कम हो जाएगा, वोल्टेज डाउन हो गया, दैट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर आपको वोल्टेज बढ़ाना है तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, और उसे कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर, राइट। सो वी हैव टू केसेस हियर, वेरी सिंपल। सपोज इफ यू हैव नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न मोर देन नंबर ऑफ प्राइमरी, अगर सेकेंडरी के टर्न प्राइमरी से ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपका आउटपुट वोल्टेज इनपुट से कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, और उसे हम कौन सा ट्रांसफार्मर कहेंगे बेटा, स्टेप अप। क्या कहेंगे इसे हम, स्टेप अप। वोल्टेज हमने बढ़ा दिया, चलो स्टेप डाउन, डाउन करना है तो नंबर ऑफ टर्न हम क्या करेंगे बेटा, कम कर देंगे। तो इन स्टेप डाउन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स आर लेस देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, तो आउटपुट वोल्टेज विल बी लेस देन इनपुट वोल्टेज। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं बेटा, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। ओके फाइन, अब यहां पे तो कुछ लिखने जैसा है नहीं। फाइन, वी कैन राइट हियर फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। बेटा ध्यान देना, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब है कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर वी कैन राइट हियर देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, देयर इज नो लॉस ऑफ पावर। इसका मतलब है बेटा पावर ऑफ प्राइमरी सर्किट एंड पावर ऑफ सेकेंडरी सर्किट इज सेम, कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है। जितना पावर आपने प्राइमरी में दिया है उतना ही पावर आपको सेकेंडरी में भी मिल रहा है। नाउ पावर P इज रिटर्न एज V इंटू आई, पावर P इक्वल टू V इंटू आई। प्राइमरी पे आपने जो पावर लगाया उसे क्या कहेंगे हम, इनपुट वोल्टेज। सेकेंडरी पे जो आ रहा है उसे क्या कहेंगे, आउटपुट वोल्टेज। प्राइमरी का जो करंट है उसे लिख दो IP, सेकेंडरी के करंट को लिख दो IS। सो यू कैन राइट हियर प्राइमरी करंट डिवाइड बाय सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू VO by VI, and we have just written that VO by VI is equal to NS by NP. VO by VS is equal to what, NS by NP. Secondary by primary, you can also write this N2 N1. Okay, what we have written here is NS NP. Fine. Now this term NS by NP is called transformation ratio. NS by NP हम क्या कहेंगे बेटा, R कहेंगे। R is called transformation ratio. What is it called? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर R ग्रेटर देन 1 है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज बढ़ा के देगा, R लेस देन 1 है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज घटा के देगा। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। अगर वोल्टेज बढ़ाएगा तो करंट कम हो जाएगा, और अगर वोल्टेज को घटाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, बिकॉज पावर शुड रिमेन कांस्टेंट, V इंटू आई शुड बी कांस्टेंट। पावर P क्या है बेटा, V इंटू आई। तो अगर वोल्टेज आप कम कराओगे तो करंट अपने आप बढ़ जाएगा, राइट और अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा। दैट्स अ केस फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, बट वी नो दैट नथिंग इज आइडियल। ऐसा तो होना ही नहीं है कि पावर लॉस हो ही ना। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर लॉस ऑफ पावर। सी नोट दैट अबव रिलेशन हैज बीन ऑब्टेन यूजिंग 3 assumption। अबव रिलेशन मतलब दिस रिलेशन जहां पे पावर लॉस कुछ भी नहीं है। इसमें 3 चीजें हमने लिया। एक, प्राइमरी रेजिस्टेंस एंड करंट आर वेरी स्मॉल, मतलब कॉइल का रेजिस्टेंस है ही नहीं, और करंट भी बहुत कम है, क्योंकि करंट अगर बढ़ेगा तो I2RT हीट बढ़ जाएगा। हीट मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। तो वी आर एज्यूमिंग कि सर्किट में करंट बहुत कम है और रेजिस्टेंस भी बहुत कम है। सेकंड assumption, द फ्लक्स लिंक बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एज वेल एज लिटिल फ्लक्स एस्केप फ्रॉम द कोर। क्या लिखा है, द सेम फ्लक्स लिंक बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एज वेरी लिटिल फ्लक्स एस्केप फ्रॉम द कोर। मतलब जितना फ्लक्स प्राइमरी पे है वो पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी पे लिंक होना चाहिए, कोई भी फ्लक्स का लॉस नहीं होना चाहिए। दैट्स द सेकंड assumption। थर्ड assumption इज द सेकेंडरी करंट शुड आल्सो बी स्मॉल, क्योंकि सेकेंडरी करंट भी अगर स्मॉल होगा तभी सेकेंडरी का पावर लॉस भी कम रहेगा, नहीं तो उधर भी पावर लॉस बढ़ जाएगा। तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के करंट कम होने चाहिए, रेजिस्टेंस कम होने चाहिए, और फ्लक्स का कोई लॉस होना नहीं चाहिए। बट एक्चुअल सिचुएशन में तो बहुत फ्लक्स का लॉस होता है। देखो, स्मॉल एनर्जी लॉसेस अकर
ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट इज फ्लक्स लिंकेज। आप कितना भी अच्छा सॉफ्ट आयरन कोर ले लो, 100% फ्लक्स कभी भी प्राइमरी के सेकेंडरी में लिंक होने वाला नहीं है। कुछ ना कुछ फ्लक्स तो हमेशा लॉस हो ही जाएगा। तो फर्स्ट इज फ्लक्स लीकेज, जहां पे कुछ ना कुछ फ्लक्स लीक हो जाएगा। सेकेंड इज रेजिस्टेंस ऑफ बाइंडिंग। बेटा गोल्ड का वायर लोगे या सिल्वर का वायर लोगे, बट कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है। और अगर रेजिस्टेंस है तो जैसे ही करंट पास होगा, यू विल हैव अ एनर्जी लॉस I square RT. You cannot control that energy loss. I square RT will always be there. So one more reason of energy loss. First is flux leakage. Second is resistance of the windings. Third, eddy currents. You know the eddy currents? Last chapter याद करो eddy currents. जब भी किसी कंडक्टर के साथ रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स आप चेंज करोगे तो कंडक्टर के अंदर छोटे छोटे करंट के लूप बने थे और उसे हमने कहा था एडी करंट। एंड एडी करंट क्या करता है? कंडक्टर को गर्म कर देता है। तो यहां पे भी आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर है। आप क्या कर रहे हो? सॉफ्ट आयरन कोर को कंटिन्यूसली फ्लक्स चेंज करवा रहे हो, फ्लक्स बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो। तो सॉफ्ट आयरन के अंदर छोटे छोटे करंट के लूप बनेंगे और ये छोटे छोटे करंट के लूप को हम क्या कहेंगे? एडी करंट्स। And due to eddy current also the soft iron is going to be heated. Again there is loss of energy. Last one is hysteresis. You have learned about this in last chapter, hysteresis. Remember, starting from zero, saturation, retentivity, coercivity, saturation, retentivity, coercivity and zero. The area under the hysteresis curve is power loss. Now what is happening here? You have a soft iron core, right? And you are continuously magnetized, demagnetized, magnetized, demagnetized soft iron core. Every time when you magnetize and demagnetize soft iron core, there is some loss of energy because of hysteresis also. So see, we have various reasons of energy losses. The first is flux leak. Second is resistance of bindings. Third is eddy current in soft iron core. And fourth is hysteresis loss. So because of all these four reasons, you are never going to get an ideal transformer. Right? Output power will always be less than. Hence, we can write here, For transformer, your output power will always be less than the input power. Output power बेटा हमेशा input power से कम ही रहता है। आप कितना भी कोशिश कर लो, कितना भी आइडियल बना लो। Let's see one more. Okay, why do we need to increase or decrease the voltage? ये आपने थर्ड चैप्टर में सीखा होगा कि जब हम पावर ट्रांसमिट करते हैं ना, तो हम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एकदम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं। इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि पावर लॉस क्या होता है बेटा? पावर लॉस होता है I square into R. नाउ R इज नॉट अंडर योर कंट्रोल। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द केबल, जो रहना ही है। अब गोल्ड सिल्वर के केबल तो बाहर लगा नहीं सकते हो, लगा सकते हो? नहीं ना, राइट? तो रेजिस्टेंस का कुछ नहीं हो सकता है। इफ यू कैन डू समथिंग देन इट इज अ करंट। नाउ we know that power P equal to V into I. This is the power which is required that you have to supply. So from this we can write current equal to power by voltage. Let me put it here. Current is equal to power by voltage into R. So what you are getting? P square by V square into R. That's the power loss. Now if you see carefully, your power loss is inversely proportional to square of voltage. तो आप जितना हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन कराओगे उतना पावर लॉस कम हो जाएगा। तो इसीलिए पावर को ट्रांसमिट कराने से पहले उसको एकदम हाई वोल्टेज बना दिया जाता है। सो एट पावर स्टेशन वी यूज स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर टू इंक्रीज द वोल्टेज, एंड दैट हाई वोल्टेज इज ट्रांसमिटेड बाय द लाइंस. As the high voltage is transmitted, power loss will remain comparatively less. Right now, when this power reaches to your home, to your substation, again that voltage must be reduced, and by our, like you can say, near your household, you will have step down transformer जो वापस क्या करेगा, उस voltage को decrease करेगा, and that will be 220 volt जो हम use करते हैं. अब लाइन में देखना, कभी भी उसके पास लिखा होता है high voltage. तो high voltage transmit करने का reason ही है कि power loss कम हो जाता है. The same thing you have learned in third chapter also. Power P loss equal to I square into R. I equal to P by V. This is the required power. You cannot alter the power. जिसका जितना requirement है उसको उतना तो देना ही पड़ने वाला है, right? तो current equal to power by voltage. Now this power is constant, जो हमारे हाथ में नहीं है. Resistance भी constant है. We can only vary the voltage, right? And we will increase the voltage before transmitting the power so that the power loss can be reduced. So it is all about the transformer.
Right now further we are going to discuss about the examples of this chapter. लिखिए चलिए ट्रांसफार्मर को फटाफट.